नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो सभी प्यारे देशवासियों को मेरा जय हिंद जय भारत। आप सभी जल्दी से क्लास के साथ आ जाइए, उसके बाद इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं। और आज आप सभी को पता है कि आज हमारा तीसरा यानी अंतिम डेमो है। तो टुडे इज़ योर लास्ट डेमो। तो आपके पास अंतिम मौका है आज बैच को कम प्राइजेस में खरीदने का। तो उसके बारे में भी अभी आपको मैं रिकॉल कराऊंगी, याद दिलाऊंगी। लेकिन उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, एक बार आकर मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जल्दी से बताएंगे दोस्त। उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। इसकी बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सचिन, किंग सुदीप आ चुके हैं, सनी आ चुके हैं, प्रिंस आ चुके हैं हमारे साथ, नीमा हमारे साथ आ चुके हैं, अमित आ चुके हैं भाई। ठीक है, तो जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो भी क्लास के साथ जुट जाइए। उसके बाद इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो तीसरा डेमो है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार, जय हिंद जय भारत, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो टॉपिक आप लोगों का अंतःस्रावी तंत्र ही है आज। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आज आप लोगों का अंतिम डेमो है। और अंतिम डेमो के अंदर आपको क्या है कि आज लास्ट चांस भी है इस बैच को कम प्राइजेस में परचेज करने का। तो आपके पास आज रात 12 बजे तक का टाइम, अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हो तो ये आर्मी कूपन, जो आपका कूपन कोड है आर्मी कैपिटल लेटर्स में ARMY, ये रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा इस बैच को किसी भी तरीके की छूट के साथ खरीदने का। तो आपके फायदे की बात है भाई, फायदा लिया करो जब आपको फायदा दिया जाता है। अब कैसे परचेज करना है तो आप लोग जान चुके हो कि प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, डिफेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेड क्लासेस में जाएंगे। पेड क्लासेस में जाने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर वो कूपन कोड मांगेगा, तो आपको कूपन कोड डालना है आर्मी, और उसके बाद इस बैच को आप परचेज कर पाओगे। टाइम टेबल भी सभी बच्चे पहचान चुके होंगे, लेकिन जो आज पहली बार हमारे साथ बच्चा जुड़ रहा है उसके लिए टाइम टेबल भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपकी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी। ये नर्सिंग असिस्टेंट का है और ये क्लास भी नर्सिंग असिस्टेंट की है। बाकी आप किसी और ट्रेड्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर ये टाइम टेबल भी आप लोगों के लिए है। इस टाइम टेबल को भी आप अपने पास सेव कर सकते हो। इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट अपने पास ले सकते हो। और आपको यहाँ पर 10 फुल मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, जो कि 99 रुपये का है। और आप इसको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन से जाकर मॉक टेस्ट सीरीज को भी खरीद सकते हो। ठीक है, चलो आ जाएं, आगे चलते हैं अब और अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अंतःस्रावी तंत्र, जिसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी बहुत सी चीजें बताई थी। तो एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। आप लोग पहचान चुके हो, कल की क्लास में हमने बातें करी हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है आपके शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली, बताओ कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जल्दी से बताओ। नर्सिंग असिस्टेंट की बुक आप लोग परचेज कर सकते हो बेटा, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के बुक सेक्शन में जाकर, और फ्लिपकार्ट पर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। आपकी तबीयत ठीक है ना मैम? तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, थोड़ी सी खराब है। तुम्हें पता ही है सर्दियों में थोड़ा सा जैसे लगातार कंटिन्यूसली बोलते हैं तो उससे गले में दिक्कत हो जाती है, और कई बार कोल्ड वगैरह भी हो जाता है ना, गर्म पानी ठंडा पानी ये सब चलता रहता है, तो उसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है गले में, बाकी और कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, तो किसका अध्ययन करते हैं हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स की, यानी ग्रंथियों की। और ग्रंथियां क्या करती है हमारे शरीर में, मैंने कल आप लोगों को बताया था। ग्रंथियां हमारे शरीर में हार्मोन बनाती हैं, ग्रंथियां हमारे शरीर में पाचक एंजाइम बनाती हैं, पाचक रस बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैम सेम टाइम रहेगा बैच का, बिल्कुल बेटा। जिस जिस टाइम पर आपके डेमो क्लासेस हो रही हैं उसी टाइम पर मंडे से एप्लीकेशन में क्लासेस भी होंगी, क्योंकि कल संडे है। ठीक है, तो आज लास्ट डेमो है और मंडे से ये क्लासेस एप्लीकेशन पर चली जाएंगी। चलिए अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके
इस सिस्टम में हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रंथियां क्या होती हैं? विशेष प्रकार की संरचनाएं आपके शरीर में, विशेष प्रकार के ऑर्गन है आपके शरीर में। क्या करते हैं ये ऑर्गन? ये ऑर्गन ही है जो आपके शरीर में बनाते हैं हार्मोन और बनाते हैं पाचक रस। ठीक है, इन्हीं का काम होता है हार्मोन बनाना। कल मैंने आपको बताया था हार्मोन्स बनाती हैं जो ग्रंथियां होती हैं। क्लियर? हार्मोन क्या काम करते हैं? तो आपकी बॉडी में अभी हम पढ़ेंगे कि किस हार्मोन का क्या काम होता है। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें कि हार्मोन्स क्या काम करते हैं, तो आपकी आपकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, या आपकी बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं जो हार्मोन होते हैं। आपकी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जो हार्मोन है। अभी हम हर हार्मोन का काम पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ग्रंथियां हमारे शरीर में क्या करती हैं? हार्मोन फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा, दूसरा काम क्या करती हैं? तो दूसरा काम हम बता सकते हैं पाचक रस बनाती हैं। पाचक रस क्या होते हैं? ऐसे रस जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो ग्रंथियां ही पाचक रस बनाती हैं। तो क्या मैम बस ये दोनों काम ही है ग्रंथियों के, पाचक रस बनाना और हार्मोन बनाना? तो आप लोग बताएंगे नहीं भाई और भी काम है। तो चलो बात करते हैं कि किस तरीके से ग्रंथियां काम करती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो ग्रंथियां और क्या बनाती हैं? डाइजेस्टिव जूस भी बनाती हैं, डाइजेस्टिव जूस। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्रंथियां हमारे शरीर में पाचक रस भी बनाती हैं, डाइजेस्टिव जूस भी बनाती हैं। ठीक है ना? क्लियर? आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप पूछ सकते हैं क्या है आप लोगों का जो किस चीज का आंसर मुझे देना है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आप चलते। मेडिकल असिस्टेंट वाले भी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? चलो ठीक बेटा, अब की बार हो जाएगा क्या? बहुत परेशान हो चुका। अपने अंदर विश्वास रखो, अपनी मेहनत 4 गुनी कर दो, देखना बिल्कुल कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखो इधर। अब मैंने आपसे कहा कि जो ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, क्या मैडम वो हार्मोन बनाती हैं? और आपने कहा वो पाचक रस बनाती है। क्या ये दोनों चीजों को ही बनाने का काम करती हैं ग्रंथियां? तो हम कहेंगे नहीं, ग्रंथियां आपके शरीर में और भी बहुत सी चीजें बनाने का काम करती हैं। जैसे आप जब रोते हो तो जो आंसू निकलते हैं, ठीक है, आपके मुंह के अंदर जो लार आती है, सलाइवा, आपकी बॉडी पर जो पसीना आता है, मेहनत का पसीना, पसीना कैसा भी हो मेहनत कर कर ही आएगा। ठीक है, जब आप गर्मी में भी कहीं बैठे हुए हैं शायद, तो शायद कम पसीना आएगा, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तब ज़्यादा पसीना निकलता है। पसीना बनाने का काम भी यही ग्रंथियां करती हैं। तो ग्रंथियों का काम आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या है और कौन सी ग्रंथि क्या काम करती है, चलिए आइए इस चीज़ को अब हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम हमारी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो आपके शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं वो 3 तरीके की होती हैं, है ना? जो आपके शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं ये 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? कल हम लोग बात कर चुके हैं। जो जिन बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी वो प्लीज़ आप लोग रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर जाकर वो क्लास देख सकते हो। ठीक है, हमने कल ये सारी बातें कर ली थी। अब देखो, जो ग्रंथियां हैं आपके शरीर में वो मैंने कहा था 3 तरीके की होती। कौन कौन सी? एक मैंने आपको बताई थी बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है तो पेपर में आपको पूछा जाएगा कि बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या काम करती है, इन ग्रंथियों का क्या काम होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैम ये क्या काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर? तो चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैम दूसरी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी ग्रंथि आपके शरीर में है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी है भाई अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या काम करती है हमारे शरीर में? बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, चलो तीसरी मैडम आपने बताई थी मिश्रित ग्रंथि। तीसरी हमने बात करी थी कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। तो मैम ये मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में क्या काम करती हैं, इनके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में। एक एक करके इन सभी ग्रंथियों के काम, इन सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन और इन सभी ग्रंथियों के हार्मोनों का क्या काम होता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, मैम मैं बायोलॉजी में कमजोर हूँ बेटा, क्लास के साथ जुड़े रहना लगातार। जब लास्ट क्लास होगी ना
तब आप कहोगे कि भैया अब मैं बायोलॉजी में मैडम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो ये करना है मुझे आप लोगों के साथ कि मुझे आपको बायोलॉजी में एकदम परफेक्ट बनाना है। क्लियर है ना? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आइए अब हम चीजों को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। क्लियर? तो जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है बेटा, इनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां जिसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। दोस्तों ये जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं ना, इनको मैंने कल बताया था एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों को। मैम मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या करें बेटा? थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, रिवीजन करते रहो और टेस्ट लगाते रहो। ठीक है, कोई भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी बुक है जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनको लगाओ। उससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ज़्यादा अच्छे से उनको कवर अप कर पाओगे। ठीक है, चलो तो आ जाएं। मैंने कल की क्लास में आपको कहा था कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों का एक और नाम है नलिका ग्रंथि, डक्ट ग्लैंड। क्यों? क्योंकि जब ये अपने हार्मोन निकालती हैं तो इनके अंदर छोटी छोटी नलिका नुमा स्ट्रक्चर बनी होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब, छोटी छोटी नलिकाएं बनी हुई होती हैं। उन्हीं से ये अपने हार्मोन या इन्हीं से अपने सीक्रेशन ये टारगेट रीजन तक पहुंचाती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कि ये बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं, किस चीज का सीक्रेशन करती हैं। तो आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि भाई ये आपके शरीर में हार्मोन नहीं बनाती, ये पाचक रस बनाती हैं। तो पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथियां पाचक रस बनाती हैं, तो बेटा बाह्य स्रावी ग्रंथियों का काम है पाचक रस बनाना। ठीक है, ये पाचक रस, और यही आपके आंखों से आंसू निकालती हैं। ठीक है, आंसू प्यारे दोस्त यही आपका पसीना बनाती है। ठीक है, पसीना, और इन्हीं का काम होता है लार बनाना, और इन्हीं का काम होता है दूध बनाना। ठीक है, दूध का स्त्रवण करती हैं, दूध का स्त्रवण करती हैं। तो ये सारे कार्य कौन सी ग्रंथियों के होते हैं? ये सब कार्य होते हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के, आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथियों के। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियों का क्या क्या काम होता है? पाचक रस बनाती हैं, आंसू बनाती हैं, पसीना बनाती हैं, लार बनाती हैं, और दूध का स्त्रवण करती हैं। ये सारे काम इन्हीं ग्रंथियों के हैं। मैम ये ग्रंथियां हार्मोन नहीं बनाती क्या? तो नहीं, आपको मैंने कहीं हार्मोन लिखा ही नहीं है। तो कभी भी पेपर में पूछे कि किस प्रकार की ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में दूध का निर्माण करती हैं, पसीना बनाती हैं, आंसू बनाती हैं, पाचक रस बनाती हैं, तो आंसर लगा कर आना एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट हम लोग यूज करेंगे कि मैम ये जो ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इसको पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे दे सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। तो ये डाइजेस्टिव जूस बनाने का काम करती हैं भाई, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, क्या बनाती है? डाइजेस्टिव जूसेस। ये बनाती हैं आपके टीयर्स, आंसू जो आते हैं आपकी आंखों में। ठीक है, पसीना, स्वेट, है ना, यही बनाती हैं स्वेट। ठीक है, सलाइवा बनाती हैं आपके मुंह के अंदर, लार। ठीक है, एंड मिल्क फॉर्मेशन, एंड मिल्क। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये इतनी सारी चीजों को सीक्रेट करती हैं। दे सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेस, टीयर्स, स्वेट, सलाइवा एंड मिल्क। क्लियर? ये सारा इन ग्रंथियों का काम होता है। अब चले आगे। अब इन ग्रंथियों के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो बाह्य स्रावी ग्रंथियों के अंदर आती है, क्योंकि ये पूछा जाता है आप लोगों को। तो चलिए आइए बात करते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियों के उदाहरण क्या होते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण। ठीक है, अब देखो बाह्य स्रावी ग्रंथियों के जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप जानते हो कि आपके शरीर में जो पसीना है वो कहाँ से निकलता है? आप कहोगे हमारी स्किन से निकलता है। बिल्कुल। आपकी जो लार है, लार कहाँ से निकलती है? क्या लार आंखों से निकलती है? आप कहोगे लार तो मुंह से निकलती है। तो दैट्स मीन ये यहाँ भी है, माउथ के अंदर भी है। अगर मैं कहूँ आंसू कहाँ से निकलते हैं, तो आंसू क्या नाक से निकलते हैं? आप कहोगे नहीं, आंसू हमारी आंखों से निकलते हैं, है ना। तो भाई मैम मैं आपसे मिलने आऊंगा। बेटा बिल्कुल उमेश, आप बढ़िया सा सिलेक्शन ले, आप सभी बच्चे, और बिल्कुल सम्मान समारोह में मैं चाहती हूँ आप सभी मुझसे मिलने आए। ठीक है, क्लियर? चलो
है ना। अच्छा राहुल जी, बिल्कुल बेटा, आपकी आप मतलब क्लास के साथ जुड़े हो, तो आप हर किसी कोई सा डाउट भी पूछ सकते हो और आप जो चाहें वो कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम कि यहाँ पर ये जो आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, ये मिल्क सिक्रेशन भी करती हैं। और मिल्क का सिक्रेशन किससे होता है? मैमरी ग्लैंड से, है ना, स्तन ग्रंथियों से। तो स्तन ग्रंथियां स्तनधारी जीवों में होती हैं। तो चलिए आइए इनके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं बात। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर दोस्त, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो इन ग्रंथियों के जब हम उदाहरणों की बात करेंगे, तो ये ग्रंथियां आपकी सबसे पहले जो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है वो है लीवर, हमारा यकृत। ठीक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में लीवर से क्वेश्चन बने हैं कि जो लीवर होता है ये किस प्रकार की ग्रंथि है। तो आप लोग बताओगे कि लीवर एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। क्यों मैडम, लीवर क्यों बाह्य स्रावी ग्रंथि है? ठीक है ना। तो लीवर इसलिए बाह्य स्रावी ग्रंथि है बेटा, बुक टोटली प्योरली बाइलिंगुअल नहीं है, बट उसमें हमने टर्म्स को यूज करा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, हेडिंग्स वगैरह जो होती है उनको। तो बेटा ये जो लीवर है ये क्या है? आपके शरीर की बाह्य स्रावी ग्रंथि है। पहले लिख लीजिएगा कि यह शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी? तो आपने कहा लीवर। तो ये आपके शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये क्या होता है? इट इज द बिगेस्ट, इट इज द बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। क्लियर। तो हमारे शरीर की ये सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथियों में आती है, जो हमारा यकृत होता है। अब देखो ये जो यकृत है हमारा, मैडम ये बाह्य स्रावी ग्रंथि क्यों है? देखो इसलिए है क्योंकि मैंने अभी भी कहा था कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं? पाचक रस, खाने को पचाने वाले रस बनाती हैं। तो ये जो लीवर है ना आपका, ये भी एक पाचक रस बनाता है। तो लीवर क्या बनाता है दोस्त? पाचक रस बनाता है। तो लीवर बनाता है पाचक रस, इसीलिए ये क्या है प्यारे दोस्त? इसीलिए ये आपकी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट फॉर्म्ड डाइजेस्टिव जूस। क्योंकि ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस बनाता है, खाने को पचाने वाला रस बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म डाइजेस्टिव जूस। तो ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस बनाता है। तो इसीलिए ये किस नाम से जाना जाता है? इसको हम बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अच्छा मैम, ये कौन सा खाने का जूस बनाता है? तो आप लोग बताओगे कि यह पितरस बनाता है। पितरस का नाम सुना है ना सभी ने? तो ये पितरस बनाता है प्यारे दोस्त। तो ये आपको पूछा जाता है कि खाने को पचाने के लिए जो पितरस बनता है, बाइल जूस जो बनता है, वो हमारी कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो आप लोग बताते हो कि बाइल जूस को बनाने का काम करता है हमारा लीवर। और बाइल जूस क्या करता है? पितरस क्या करता है? खाने को पचाता है, वसा को पचाता है, फैट को पचाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट फॉर्म्ड बाइल जूस। तो ये जो लीवर होता है ना आपका, ये बाइल जूस बनाता है, इट फॉर्म्ड बाइल जूस। यानी कि ये क्या करता है? ये पितरस बनाने का काम करता है। और पितरस खाने को पचाता है। तो खाने को पचाने वाले जो आपके रस बनाती हैं, वो बनाती हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बाह्य स्रावियों का होता है। इसीलिए आपने कहा कि लीवर हमारा क्या हो जाता है? एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है, क्योंकि ये पितरस बनाता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि लीवर जब पितरस बनाता है दोस्तों, जब आपका लीवर क्या बनाएगा? बाइल जूस। तो इससे निकलने वाला बाइल जूस एक ट्यूब से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? आपकी छोटी आंत में पहुंचता है। तो देखो ये है लीवर। ठीक है, ये लीवर है। अब लीवर में क्या बन रहा है? पितरस बन रहा है। मान लीजिए लीवर ना आपका पितरस बना रहा है, ये रहा बाइल जूस बना दिया। ये आपका क्या है भाई? ये आप लोगों का यकृत है, लीवर है। ये आप लोगों का लीवर है, यकृत है। अब मुझे बताओ कि जो लीवर होता है वो क्या करता है? अब ये भी मैंने आपको कहा पितरस बनाता है भाई, लीवर हमारा पितरस बनाएगा, पितरस बाइल जूस, जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करता है? तो मैम ये बाइल जूस करता है खाने का पाचन, या ये बाइल जूस करता है वसा का पाचन। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। वसा यानी घी, फैट जो आप खाते हो ना,
जो आपकी मम्मी ने आपको खाना दिया था, उसमें जो सब्जी में घी डाला था, पराठों पर जो घी लगाया था, रोटी पर जो घी लगाया था, आपने पूरियां खाई, पूरी में जो घी था, तो मतलब उस घी का पाचन करता है ये बाइल जूस, पितरस। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैट। हम लोग इमल्सिफिकेशन भी लिख सकते हैं, बट वो आगे पढ़ाऊंगी जब डिटेल में। तो अभी के लिए याद रखो कि ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट करता है, जो लीवर होता है। इसीलिए ये लीवर आप लोगों का क्या है? एक बाह्य स्रावी ग्रंथि। पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा, आपको दिख रहा है ना कि इस लीवर के अंदर आपको एक डक्ट नजर आ रही है, इस तरीके से देखो, ये रही, ये डक्ट नजर आ रही है ना। तो जब ये लीवर पितरस बनाता है ना, ये पितरस, ये सारा पितरस यहाँ इकट्ठा हो जाता है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। और इससे होता हुआ ये पितरस कहाँ पहुंचता है? आपकी छोटी आंत में पहुंचता है। किसके द्वारा? बाइल डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? बाइल डक्ट के द्वारा। ठीक है, बाइल या पित्त नलिका के द्वारा, पित्त नलिका। अब मुझे एक बात बताओ कि नलिका मतलब डक्ट, तो कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जिनमें डक्ट पाई जाती हैं? जल्दी बताओ फटाफट, कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जिनमें डक्ट पाई जाती हैं? आई हैव स्टडी बायोलॉजी फॉर जीडी, मैडम प्लीज आंसर। बेटा तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? आप जीडी के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ सकते हो, है ना? क्लियर? स्पेशल। और मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिलेबस कब तक कितनी क्लासेस में? बेटा देखो, आपका जो एग्ज़ाम है, मैंने आपको पिछली दोनों क्लासेस में बताया है कि सिलेबस को हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि आपको सिलेबस कवर अप करने के लिए या आपको रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, तो जितना भी टाइम हमारे पास है उस टाइम में आपको मैं रिवीजन के लिए भी टाइम दूंगी। इस तरीके से सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, बात करते हैं कि डक्ट कौन सी, नलिका यानी डक्ट कौन सी ग्रंथियों में पाई जाती हैं। तो कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं उनमें डक्ट पाई जाती हैं। तो इसीलिए लीवर देखो दो कारणों से आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। एक तो ये पाचक रस बना रहा है, ये वाला पित्तरस खाने को पचाएगा। दूसरा, इसके अंदर नलिका पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है। तो दैट्स वाई लीवर इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए हमारा जो यकृत होता है वो एक कैसी ग्रंथि है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ सभी दोस्त। तो इसीलिए हम लोग लीवर को क्या कहते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियों का हमने जो पहला एग्जाम्पल पढ़ा लीवर से मैंने आपको इतनी चीजें बताई। एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी भी आपको पूछ ले कि जो हमारा लीवर होता है, हमारा यकृत होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट से बताओ दोस्त। जब हम लोग स्टडी करते हैं ये लीवर की, तो स्टडी ऑफ लीवर क्या होता है? हम लोग जब यकृत का अध्ययन करते हैं तो यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। आंसू ग्रंथि, हाँ आंसू की ग्रंथि अभी पढ़ाएंगे। तो जल्दी से बताओ मुझे कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ लीवर कॉल्ड? तो बिल्कुल बच्चे बता रहे हैं हेपेटोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल शानदार, हेपेटोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। तो हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हेपेटोलॉजी अध्ययन होता है लीवर का। ये आप याद रखोगे। कैसे याद रखें? हेपेटाइटिस नाम की बीमारी से। हेपेटाइटिस बीमारी का नाम तो सबको याद है ना, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो उसका नाम ही हेपेटाइटिस इसलिए रखा है क्योंकि उसमें लीवर खराब हो जाता है। और लीवर का अध्ययन क्या होता है? हेपेटोलॉजी। तो हेपेटाइटिस, हेपेटोलॉजी सेम सा है, पहचान जाओगे। क्योंकि हेपेटो का मतलब लीवर और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो लीवर के अध्ययन को कह देते हैं हेपेटोलॉजी। आ जाओ आगे चलते हैं और दूसरी ग्रंथि की अब हम लोग बात करते हैं। तो आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि का जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं ये भी किस प्रकार की ग्रंथियों के अंदर आती हैं? तो हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड होती है ये भी एग्जाम्पल होती है दोस्तों किसका? आप बताते हो बाह्य स्रावी का। कैसे? क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है भाई? ये लार बनाती हैं। इनका काम क्या होता है? लार बनाती है। नाम से पता चल रहा है सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं? लार बनाती हैं। इनका काम होता है सीक्रेशन ऑफ
सलाइवा। इनका काम होता है भाई सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। और जब ये लार बनाती हैं तो लार में भी तो बहुत से एंजाइम मिलते हैं जो कि पाचन का काम करते हैं। तो लार भी आपके मुख के अंदर खाने को पचाने का काम कर रही है। और दूसरा कि जो लार होती है ये आपकी ग्रंथि, आपके मुंह के अंदर छोटी छोटी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, इन्हीं से लार आपके मुंह में आकर गिरती है। तो इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ये भी याद रखना। इनमें क्या होती है दोस्त? नलिका। और जिसके अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं वो आप लोगों की बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। तो ये जो आपकी लार ग्रंथियां, इनमें भी क्या पाई जाती है? नलिकाएं। तो आप लोग बताएंगे दे हैव डक्ट, ठीक है, दे हैव डक्ट्स। तो इनके पास भी डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती है हमारे मुख के अंदर? तो आप लोग बताओगे कि ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्त। तीनों से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं हमारे मुख में? 3 प्रकार की होती हैं। तो लार ग्रंथियों से पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर माउथ। हमारे मुख में लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं। तो लिखोगे दीज आर 3 टाइप्स, ठीक है। ये कितने टाइप्स की होती हैं दोस्त? 3 टाइप्स की ये होती हैं। अब मुद्दा ये है, अब बात ये समझनी है कि ये 3 तरीके की लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, है ना। ये भी आपको पूछा जाएगा। तो देखो आपका मुंह है और आपके मुंह में देखो लार सी आती रहती है। वो कहाँ से आती है? आपकी मुख के अंदर खुलती हैं 3 तरीके की नलिकाएं और इन्हीं नलिकाओं के अंदर लार आती है और इन्हीं नलिकाओं को फिर हम कहते हैं आपकी लार ग्रंथियां, यानी कि डक सैलिवरी ग्लैंड। तो आओ भाई सैलिवरी ग्लैंड के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि लार ग्रंथियां हमारे शरीर में कैसी और किस तरीके से काम करती हैं। तो जब आप लोग देखते हो ये हैं आप लोगों की लार ग्रंथियां, ठीक है, ये हैं दोस्त आप लोगों की लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों के बारे में देखो, एक तो होती है आपकी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, है ना, कान के पीछे से निकलती हैं। ये कान है, देखो इस कान के पीछे से आ रही हैं इस तरीके से, हाँ यहाँ खुल रही हैं आकर। और मैडम ये क्या है? ये वाली ये होती है सबलिंगुअल, जो आपके जीभ के नीचे से निकलती हैं। अपनी जीभ को उठाकर देखना, आपको जीभ के नीचे भी सलाइवा नजर आएगी, ये जीभ के नीचे से निकलती हैं। और तीसरी हो जाती है आपके जबड़े से निकलने वाली, आपका जो जो लाइन है, ये वाला एरिया, ये जो लाइन, तीसरी लार ग्रंथि यहाँ से निकलती है, ठीक है। क्लियर? मैम आपका फाउंडेशन बैच क्यों नहीं मिल रहा है, प्लीज बता दीजिए। कौन कह रहा है नहीं मिल रहा है बेटा? फाउंडेशन बैच तो बिल्कुल है, आप उसको खरीद सकते हो। रेल फाउंडेशन बैच है, ठीक है, उसी में हमारी स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों को मिल रही हैं। क्लियर? ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। बेटा जब भी होगा मॉक फिजिकल ट्रायल आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। अब चलिए, तो अब आइए इन लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती हैं। बहुत से बच्चे जानते भी हैं और जो जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं जानते उनको आज सीखना है इस क्लास से, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है हमारे मुख के अंदर, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती हैं दोस्त? 3 होती हैं। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर होती हैं पैरोटिड, ठीक है। सबसे पहले पैरोटिड, पैरोटिड जो ग्लैंड होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? क्वेश्चन आ जाता है। इनको कहते हैं हम लोग अधोकर्ण, मतलब आपके कान के पीछे से निकलती हैं। अधोकर्ण ग्रंथि इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अधोकर्ण ग्रंथियां कितनी होती हैं? ये संख्या में 2 होती हैं, याद रखना, अधोकर्ण, ठीक है। ये पैरोटिड जो होती है ये संख्या में कितनी होती हैं? ये बताओ मुझे, तुम जल्दी से बताओ, ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड संख्या में कितनी होती हैं दोस्त? इनका नंबर कितना होता है? फटाफट से बताएंगे। तो ये संख्या में 2 होती हैं, यानी 1 जोड़ी होती हैं। अच्छा कहाँ से निकलती हैं? फटाफट से बताओ। ये आपके शरीर में कहाँ से रिलीज होती हैं? तो आपने लिखा ना अधोकर्ण, मतलब कान के पीछे से निकलती हैं। तो ये कहाँ से निकलती हैं? कान के पीछे से निकलती हैं। और संख्या कितनी होती है? 2। तो इनकी लोकेशन कभी भी पूछे तो आप लोग बताओगे कि कान के पीछे से निकलती हैं, ठीक है, कान के पीछे से निकलती हैं। तो आ जाएगा क्वेश्चन कि कौन सी लार ग्रंथि कान के पीछे से निकलती हैं। तो ये कहाँ होती हैं? आप लोग बताओगे बिहाइंड द ईयर। ये आपको पाई जाती हैं बिहाइंड द ईयर, आपके कान के पीछे होती हैं ये ग्रंथियां, ठीक है। समझ में आई? हाँ, अब कान कितने होते हैं मुझे ये बताओ।
कान कितने हैं हमारे पास? एक ये रहा, एक ये रहा। कान भी तो दो है ना, तो जब ये कान के पीछे से निकलती है तो एक इस कान के पीछे से निकल रही है और एक इस कान के पीछे से निकल रही है, तो सिंपल सी बात है, कितनी हो जाती है? दो हो जाती हैं। तो हमने बात करी यहाँ पर कि जो लार ग्रंथियां हैं, इनमें सबसे पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड, जो कि आपके कान के पीछे से निकलती है। इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। जोड़ी में बात करें, पेयर में बात करें, तो एक पेयर होती है, वन पेयर होती है। ठीक है, अगर हम पेयर की बात कर ले तो कितनी होती है? वन पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। अब इनके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है बेटा। क्या होती है ये? आपके शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि। कभी भी पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड। मैं लिखना चाहती हूं यहां, और लिखूंगी मैं इसको रेड कलर से। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, इनको हम लोग लिखेंगे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, लार ग्रंथि है, तो ये आपके शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना यहाँ पर, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। तो ये क्या है? बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ बॉडी, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ बॉडी। आपके शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये, है ना? है ना? समझ में आ गई? सबसे छोटी अधोजिह्वा है मैम, हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो चलो आओ जल्दी से। अब देखो इधर, तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां आपके शरीर की। मैडम जी आपने अभी बताया कि आप ही बताना, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, विच ग्लैंड इज द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो क्या आंसर करोगे आप लोग? फटाफट से बताओ, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? या मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर आपसे पूछूं, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? फटाफट से बताओ कौन सी होगी, जल्दी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बच्चे देखो अभी भी पैरोटिड बता रहे हैं, बच्चे कुछ बता रहे हैं लीवर, तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट को समझ गए वो यकृत बताएंगे, लीवर। भाई देखो सिंपल पूछ रही हूँ, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमने कहा लीवर है। या सबसे बड़ी बाह्य स्रावी कौन सी है? बिगेस्ट एक्सोक्राइन, तब भी आप बताओगे लीवर। लेकिन अब मैंने पूछा है कि शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि, इस बार हम लार ग्रंथि की बात कर रहे हैं, केवल लार ग्रंथि की। लार ग्रंथियां तीन है, इन तीनों में कौन सबसे बड़ी है ये पूछ रहा है, तो आप बताओगे फिर पैरोटिड। तो पैरोटिड शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं, सैलिवरी ग्लैंड है बेटा ये। ठीक है ना, क्लियर? चलो अब तंत्रिका पर आ गए। तंत्रिका तो कोशिका है सबसे बड़ी, ग्रंथि थोड़ी है वो तो सबसे लंबी कोशिका है। चलो आ जाओ दूसरी कोशिका की तरफ, दूसरी जो लार ग्रंथि है इसकी तरफ चलते हैं। तो आपके शरीर में जो दूसरे नंबर पर लार ग्रंथि पाई जाती है पैरोटिड के बाद, वो हो जाती है सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल। तो तीसरी है भाई सबलिंगुअल, जिसको कहते हैं अधोजिह्वा। ठीक है, जिह्वा नाम से पता चल रहा है, अधोजिह्वा मतलब जीभ के नीचे से निकलती है, अधोजिह्वा सबलिंगुअल। तो ये क्या है बेटा? आपने कहा कि यह जीभ के नीचे से निकलती है, यह ग्रंथि जीभ के नीचे से निकलती है। ठीक है, आपकी जो जीभ होती है जीभ के नीचे से निकलती है, याद रखना। ठीक है, नीचे से निकलती है। कौन सी लार ग्रंथि ऐसी है जो जीभ के नीचे से निकलती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप बताओगे ये हो जाती है आपकी अधोजिह्वा सबलिंगुअल। इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? ब्लो टंग, ये आपकी टंग के नीचे होती है, ब्लो टू टंग। ठीक है, आपकी जो जीभ है उसके नीचे से निकलती है। और इसकी खास बात यह है कि आपकी सबसे छोटी लार ग्रंथियां इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है, तो ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी थी पैरोटिड, सबसे छोटी लार ग्रंथि, केवल लार की बात कर रहे हैं ना, सबसे छोटी लार ग्रंथि है, तो ये आपकी सबसे छोटी लार ग्रंथि है दोस्त। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, इट इज द
स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। क्लियर? तो ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड की कैटेगरी में आती है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या करती है? लार बनाने का काम करती है। आपको पता है लार ग्रंथि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर होगी सब मैंडिब्यूलर। सब मैंडिब्यूलर भाई, तो ये भी पूछा जाएगा। सब मैंडिब्यूलर जिसको कहते हैं हम लोग आपकी जबड़े की ग्रंथि या जबड़े से निकलने वाली, ठीक है, जबड़े की ग्रंथि इसको कहा जाता है, जबड़े की ग्रंथि। क्लियर? तो ये आपके कहाँ से रिलीज होती है भाई? नाम से पता चल चुका है, सब मैंडिब्यूलर। देखो मैंडिब्यूलर एक मैंडिबल एक हड्डी होती है जो आपके जबड़े में होती है। यहाँ पर मैंडिबल एक हड्डी भी है, यहाँ पे फील करो, सब बच्चे टच करके देखो। तो ये क्या होती है? आपकी मैंडिबल एक हड्डी है। तो ये हड्डी जो है ये जबड़े की हड्डी है, और इसी एरिया से अंदर की तरफ एक ग्रंथि भी निकल रही है जिसको कहते हैं सब मैंडिब्यूलर। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा आपका जबड़ा एरिया, और आपके जबड़ों से यहाँ से निकलती हैं कई बार क्या आप लोगों की लार ग्रंथियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जबड़े की ग्रंथियां। अब ये जो जबड़े की ग्रंथि है आप लोगों की, ये क्या है? ये कहाँ से निकलती है पूछा जाता है, तो यह जबड़े से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? यह जबड़े से निकलती है। तो ये भी पूछा जाता है जबड़े से कौन सी लार ग्रंथि निकलती है, तो आपने कहा सब मैंडिब्यूलर। तो ये कहाँ से निकलती है भाई? जबड़े से। इट इज लोकेटेड, आप बताएंगे ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? इट इज लोकेटेड इन जो, ठीक है, जो लाइन के अंदर ये होती है। तो लाइन जो जबड़े की जो मतलब जबड़ा है वहां पर ये निकलती है, जो लाइन से ये निकलती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैम ग्रुप डी की साइंस से आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, जो आप फाउंडेशन बैच से कर रहे हो बिल्कुल हो जाएगा। चलो आओ अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मैडम अगली जो हम लोगों की ग्रंथि है वो कौन सी होगी। देखो एक चीज और याद रखना कि ये जो आप लोगों की जबड़े से निकलने वाली ग्रंथि है या ये जो आप लोगों की पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ से पैरोटिड से एक और क्वेश्चन बनता है। एक बीमारी होती है प्यारे दोस्त जिसको आप लोग कहते हो गलसुआ रोग, मम्स। आपने सुना है ना, मम्स नाम की बीमारी होती है, कनफेड़ा जिसको कहते हैं। इसमें ऐसा हो जाते हैं गाल एकदम मोटे मोटे, यहाँ से सूज जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है ये एक वायरस का, तो जिससे गलसुआ रोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम गलसुआ या जिसको हम कनफेड़ा रोग या जिसको हम मम्स के नाम से जानते हैं। तो ये बीमारी भी इन्हीं सलेवरी ग्लैंड को प्रभावित करती है जो कान के पीछे से आती हैं। तो पैरोटिड ग्रंथियों के अंदर ही जब वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है, एक रोग हो जाता है, उस रोग को हम लोग कहते हैं मम्स, उस रोग को हम लोग कहते हैं मम्स। तो मम्स को मैं आगे पढ़ाऊंगी, अभी आपने सिर्फ यहाँ से याद रख लेना है कि इन्हीं के अंदर होता है गलसुआ रोग। तो गलसुआ रोग जो है, मम्स नाम की जो बीमारी है वो इन्हीं ग्रंथियों को प्रभावित करती है। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ याद करने के लिए लिखवा दिया है, इसको हम आगे जब बीमारी पढ़ेंगे ना वहां पर इसको पढ़ेंगे। हाँ, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं गाल, ठीक, जिसको हम कहते हैं मम्स। चलिए तो भैया अब ये आप लोगों की बाह्य स्रावी ग्रंथियों के 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है भाई अश्रु ग्रंथि, जिसको कहते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। तो अगला एग्जाम्पल है लेक्राइमल ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं अश्रु ग्रंथि। अब अश्रु ग्रंथि तो आप लोग समझ ही रहे हो, अश्रु ग्रंथियां मतलब कि आप लोगों की आंखों से जो आंसू निकलते हैं, है ना, आंसू ना समझे इन्हें दोस्त ये मोती है मोती। तो तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, ठीक है। तो तुम्हारे आंसू भी मैं उस दिन निकलते हुए देखना चाहती हूँ जिस दिन तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा ना, और रिजल्ट में जो लिस्ट होगी उसमें तुम्हारा नाम होगा। उस दिन जो तुम्हारे आंसू निकलेंगे ना, तो उन आंसुओं की कीमत कोई नहीं चुका सकता। वो आंसू किस तरीके से, कितनी मेहनत, कितने संघर्ष को करके निकले हैं ना, वो सिर्फ आप ही जानते हो, आपका दिल जानता है, आपका जिगर जानता है। तो प्यारे दोस्त ऐसे ये जब भी आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं वो निकलते हैं इन्हीं ग्रंथियों से, लेक्राइमल ग्लैंड से। तो ये क्या काम करती हैं? आंसू बनाती हैं। लेकिन इनके बारे में हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि ये जो ग्रंथियां होती हैं ना, ये लेक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं, ये लेक्राइमल ग्लैंड सबसे छोटी क्या है प्यारे दोस्त? आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो ये सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्लियर? तो आपने कहा सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन? तो ये सबसे छोटी
बाह्य स्त्रावी ग्रंथि हैं। क्लियर? दीज आर स्मॉलेस्ट, दीज आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है बेटा, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन, सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। जीडी वाले बैच से पढ़ लूं क्या मैम? एसएससी जीडी वाले से बेटा देखो, जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर अगर आप कंपैरिजन करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नर्सिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं बायोलॉजी से, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पर वेटेज बहुत कम है, जीडी में 1 क्वेश्चन मिलेगा, तो उसके सिलेबस में और इसके सिलेबस में बहुत अंतर है, इसीलिए आपको पढ़ना तो इसी बैच से पड़ेगा नर्सिंग के लिए। ठीक है? क्लियर? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं, देखो तो ये सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं और ये क्या काम करती हैं आप लोग बताओगे? आंसू निकालने का काम करती हैं। तो इनसे भी आपको पॉइंट पूछा जा सकता है, कौन सी ग्रंथियां आंसू बनाती हैं? तो भाई नाम से पता चल रहा है ये आंसू बनाने का काम करती हैं, आंसू बनाती हैं। ठीक है? या आंसुओं का स्त्रवण करती हैं, आंसुओं का स्त्रवण करती हैं, यानी आंसू निकालने का काम करती हैं ये ग्रंथियां। जब आप रोते हो ना तो आंसू निकलते हैं। क्लियर? दे दे सीक्रेटेड टीयर्स, तो ये टीयर्स को सीक्रेट करती हैं या टीयर्स को बाहर निकालने का काम करती हैं, आंसुओं का स्त्रवण करती हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर? मैम दिस ग्लैंड्स आर ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन, नहीं बेटा, ये दूसरे मैमल्स में भी होता है। क्या तुमने अपने घर में गाय या भैंस को कभी रोते हुए नहीं देखा? या तुमने कभी कुत्तों को रोते हुए नहीं देखा? उनके भी देखना कभी निकलते हैं इस तरीके से वाटर, है ना, रिलीज होते हैं उनकी आंखों के अंदर भी, तो होती हैं ये मैमल्स के अंदर, कुत्ते बिल्ली सब मैमल्स में ही आते हैं, गाय भैंस। ठीक है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। 4 ग्लैंड नहीं हुआ बेटा, अभी तो मैंने कितनी पढ़ाई है? लीवर पढ़ाया है, सैलेवरी ग्लैंड पढ़ाई है, और तीसरी है टीयर ग्लैंड है। तो वो तो एग्जाम्पल उनके थे ना 3, वो तो लार ग्रंथि के थे 3 एग्जाम्पल, पैरोटिड, सबलिंगुअल और मैंडिब्यूलर, वो तो लार ग्रंथि के थे 3 एग्जाम्पल। ये चौथा नहीं होगा, ये तीसरा ही है। ठीक है? चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब चलते हैं आगे की तरफ। अश्रु ग्रंथियों के बाद अब हम लोग बात करेंगे आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अगले पार्ट की। ठीक है? अगले पार्ट की। तो जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आप लोगों की ये तो सब एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाती है। जब हम लोग बात करते हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो देखो ये आपकी आंखें हैं और आपकी आंखों के अंदर से जो आईज हैं वो टीयर बनाते हैं, टीयर, है ना? तो आंखों से जब आंसू बनते हैं, आंसू निकलते हैं, तो ये लेक्राइमल ग्लैंड के द्वारा ही निकलते हैं। किसके द्वारा निकलते हैं दोस्त? लेक्राइमल ग्लैंड के द्वारा, अश्रु ग्रंथि के द्वारा ही आपके जो आंसू हैं वो बाहर आते हैं। ठीक है? क्लियर? आंखें 2 होती हैं तो अश्रु ग्रंथि भी कितनी होती है? 2 होती है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे आपकी नेक्स्ट ग्लैंड की। अब अगली ग्रंथि जो आप लोगों के शरीर के अंदर होती है और क्या काम करती है बेटा? आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। तो अब चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। तो चौथा एग्जाम्पल हो जाता है आप लोगों का पसीना ग्रंथि, जिसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड। ठीक है? स्वेट ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि। ठीक है? तो भाई पसीना भी आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, तो पसीने को बनाने के लिए भी कुछ ग्रंथियां होती हैं आपके शरीर पर, पसीना ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स। तो जब हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये आपके शरीर में क्या करती हैं? पसीने का निर्माण करती हैं। ठीक है? तो इनका काम क्या होता है? आप लोग बताओगे कि ये पसीना निकालती हैं, ये पसीना निकालती हैं। तो आपको जब पसीना आता है, अब आ जाएंगी गर्मियाँ, और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में पसीना ही आता है ना? सर्दियाँ अच्छी थी, लेकिन गर्मियों में अब गर्मी आएंगी और पसीना ही आएगा आप लोगों को। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, इसे सीबम ग्रंथि भी कहते हैं, बिल्कुल अभी बताऊंगी। तो ये पसीना निकालती हैं बेटा, तो दे सीक्रेटेड स्वेट, तो ये स्वेट को निकालने का काम करती है, पसीने को निकालने का काम करती हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये ग्रंथियां जो होती हैं ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं? कोई बच्चा बताएगा सबसे ज्यादा पसीना ग्रंथियां कहाँ होती हैं? ये पूछा गया प्रश्न आपको, बताओ सबसे ज्यादा आपके शरीर में पसीना कहाँ आता है? ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा पसीना हमारी अंडर आर्म्स में आता है।
है ना, अंडर आर्म्स वाले एरिया में, और दूसरा आपकी हथेलियों पर। ठीक है, तो आप लोग बताओगे कि ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सर्वाधिक बगल बगल वाला एरिया है ना, तथा हथेली पर पाई जाती है। आपकी जो हथेली है वहां पाई जाती है। ठीक है, हथेली पर पाई जाती है, पर पाई जाती है। तो ये कहाँ होती है सबसे ज्यादा? ये आपकी अंडरआर्म एरिया में, या आप लोगों की हथेली पर पाई जाती हैं दोस्त। ये भी आप लोग याद रखो। ठीक है, तो दीज आर फाउंड, हम लोग बताएंगे दीज आर फाउंड मोस्टली, है ना, या दीज आर फाउंड मोस्ट इन नंबर, मोस्ट इन नंबर। कि हम तो बात कर रहे हैं ना सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इन अंडर आर्म एरिया के अंदर होती हैं, अंडर आर्म्स एंड ऑन पाम्स। ठीक है, ऑन पाम, जो आप लोगों की हथेली है वहां पाई जाती है। तो आपकी हथेली और आपके अंडर आर्म्स एरिया में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है ग्रंथियां। ठीक है, क्लियर? चलो, जीडी में बायोलॉजी कब से स्टार्ट होगी बेटा? केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर? चलो, अब देखो इधर हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्वेट ग्लैंड होती है ना, स्वेट ग्लैंड तो पसीना निकालती हैं। स्वेट ग्लैंड के जैसी एक और आपकी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसको मैं लिखने वाली हूं सीबम ग्रंथि। सीबम, सीबम ग्लैंड भी होती है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो सीबम ग्लैंड भी आपको पूछी जा सकती है पेपर में कि सीबम ग्लैंड कौन सी होती है, सीबम ग्रंथि। तो ये भी आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथियों में आती है, जो सीबम ग्रंथि होती है। और ये क्या करती हैं? सीबम ग्लैंड जो होती है इनको हम लोग ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ऑयल ग्लैंड, इनको कहा जाता है ऑयल ग्लैंड, यानी तेलीय ग्रंथि। ये क्या है? तेलीय ग्रंथि के नाम से जानी जाती हैं। और ये आपके शरीर पर तेल बनाने का काम करती हैं, है ना, आपकी बॉडी से ऑयल निकालती हैं। अब देखो, जैसे आपका चेहरा है, चेहरे पर कई बार देखते हो ऐसे ऐसे करके ऑयल सा रहता है, आपकी स्कैल्प में ऑयल सा आ जाता है, 2 दिन शैम्पू नहीं करते, तीसरे दिन बाल ऑयली ऑयली से हो जाते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है ऑयल? ये इन्हीं ग्लैंड से आ रहा है, इनको कहते हैं ऑयल ग्लैंड। तो ये क्या करती हैं ऑयल ग्लैंड? ये सीबम का प्रोटेक्शन करती हैं। सीबम एक ऑयल जैसा सब्सटेंस होता है, और इसी को खाता है जीवाणु। इस सीबम को खाने का काम करता है बेटा जीवाणु। तो ये जीवाणु खाता है सीबम को, और जीवाणु जब सीबम को खाता है, ये जीवाणु भोजन है बेटा। आपकी त्वचा पर जो बैक्टीरिया है ना, वो इसी सीबम को खाते हैं, और ये मतलब बैक्टीरिया का फूड है। इसको आप लोग लिख सकते हो, ये फूड बैक्टीरिया फूड के नाम से जाना जाता है। तो ये है बैक्टीरिया का खाना। और जब इस सीबम को बैक्टीरिया खाते हैं ना, तो वहीं पर स्किन रेड हो जाती है, और उसी से फिर पिंपल बन जाता है, पिंपल। ठीक है, उसी से पिंपल बन जाता है। तो ये जो सीबम ग्लैंड होती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। तो स्वेट ग्लैंड और सीबम ग्लैंड ये आपकी स्किन पर पाई जाती हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो सीबम है ये क्या करता है? ये ऑयल जैसा एक पार्ट, ऑयल निकालता है। देखो, तुम्हें कई बंदों की स्किन बड़ी ऑयली होती है, और उनकी ऑयली स्किन पर पिंपल ज्यादा आते हैं। फिर क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सीबम निकलेगा उतने ज्यादा उसको बैक्टीरिया खाएंगे। बैक्टीरिया जब खाएंगे तो वहाँ रेड रेड बन जाता है निशान, वही फिर पिंपल बन जाता है। तो इसी की वजह से पिंपल निकलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सीबम। तो अब क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर जिनको ज्यादा ऑयली स्किन होती है उनको फेस वॉश देते हैं, और कहते हैं दिन में 3-4 बार अपने फेस को धो। तो मतलब जब आप फेस वॉश से फेस धोते हो ना, तो आपका जो ऑयल है वो कम हो जाता है, पोर्स आपके क्लीन हो जाते हैं, जिससे पिंपल जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बट वो डॉक्टर देता है अपनी सलाह से। कभी तुम कहो मैडम ने तो कहा था फेस धो दिन में 3-4 बार, रगड़ रगड़ कर अपने मुंह का जो पूरा ऑयल है, मॉइस्चर, उसको खत्म ही कर लो कभी तुम। तो तुम मत करने लग जाना ये काम, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में यानी परसों से हम लोग, मंडे से हम लोग मिलेंगे आपको एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन पर वो बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएंगे जिन बच्चों ने खरीदा हुआ है बैच। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आज अंतिम मौका है इसको कम प्राइजेस में खरीदने का। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्त? तो परसों से हम लोग मिल रहे होंगे एप्लीकेशन पर, सेम टाइम, और इसी चैप्टर को फिर हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे, है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्यारे दोस्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। मैम, केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? बेटा केमिस्ट्री मुझे लग रहा है आपकी शायद 3 बजे होती है, एक बार टाइम टेबल में मैं देखती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग के लिए जो केमिस्ट्री है ये रही 3 बजे होगी,
ठीक है। तो आपकी नर्सिंग की केमिस्ट्री 3 बजे होगी, जबकि आर्मी, डीडी क्लर्क, इनके लिए जो केमिस्ट्री का सेशन है वो अभी 12 बजे आप लोगों का होगा। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों ने बैच नहीं खरीदा है, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो आपके पास आर्मी कूपन कोड के साथ इस बैच को खरीदने का आज अंतिम मौका है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।